नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश तक की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल के बीच एक बड़ी खबर यह है कि भारत और 3 देशों के बीच हवाई सेवा शुरू होने को मंजूरी मिल गई है। भारत और 3 देशों के बीच यह सीमित हवाई सेवा शुरू होगी। भारत से अमेरिका के लिए 17 जुलाई यानी कल से फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है 17 से 31 जुलाई तक अमेरिका और दिल्ली के बीच हवाई सेवा को मंजूरी दे दी गई है। 18 फ्लाइट्स होंगी 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच, यानी कि 14 दिन में ये 18 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक फ्रांस के लिए भी भारत से उड़ान को मंजूरी मिलेगी। भारत और यूएस के साथ साथ भारत फ्रांस और भारत जर्मनी में भी फिलहाल कुछ दिन के लिए विमान सेवा को मंजूरी देने पर सहमति हो गई है। कई लोग जो लॉकडाउन के दौरान फंसे होंगे वो अपने घरों को वापस जा पाएंगे। और अब गुना की एक तस्वीर जिसने पूरे देश को झकझोर रख दिया। एक वीडियो जिसने शिवराज सरकार की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी क्षेत्र गुना में एक गरीब किसान पर पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीरें हैं, जिन्हें लेकर अब सियासत तेज हो गई है। किसान की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इन पुलिस वालों को? अस्पताल पहुंचाने की बजाय उस पर लाठियां तोड़ने की दिलेरी दिखा रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां किसान और उसकी पत्नी अस्पताल में है। वहीं परिवार को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। पापा उन्होंने ये बोली, आज जोर के बोली थी कि ना ये फसल काटने नहीं, तो अभी जो करना है बाद में कर लेना, 2 महीने बाद काट के। और ये नहीं, वो ये गाली दे लगे पुलिस वाले। और पापा उन्होंने गुस्से में आन के वो दवाई को डब्बा खोल के और पी ली थी मम्मी पापा ने। आइए समझते हैं कि मामला क्या है। दरअसल गुना में मॉडल कॉलेज निर्माण के लिए करीब आधा बीघा जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर कई सालों से एक शख्स गप्पू पारदी ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे कुछ समय पहले राजस्व और पुलिस की टीम ने मिलकर हटवा दिया था। अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन पर कॉलेज का निर्माण तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ राजकुमार अहिरवार नाम के व्यक्ति ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। अहिरवार से खेती के लिए ठेकेदार ने 2 लाख रुपए लिए। मंगलवार को गुना के स्थानीय प्रशासन का दस्ता जेसीबी लेकर यहाँ पहुंचा और राजकुमार अहिरवार के खेत में बोई जा चुकी फसल पर जेसीबी चलवा दी। आज तक पर ये तस्वीरें आने के बाद शिवराज सरकार की नींद टूटी और आनन फानन में एक्शन लिया गया। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं डीएम एस विश्वनाथन, एसपी तरुण नायर और आईजी ग्वालियर रेंज राजा बाबू सिंह भी हटा दिए गए हैं। फौरन जांच बिठा दी गई है। जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है। कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। इस हंगामे के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी ने जहां ट्वीट कर सरकार पर हमला किया, तो वहीं घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने समिति बनाई है, जो कल गुना जाकर मामले की जांच करेगी। गुना की घटना पर कार्रवाई करते हुए भले ही शिवराज सरकार ने जिले के एसपी, कलेक्टर समेत आईजी को भी हटा दिया हो, लेकिन उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी इसमें समिति बनाकर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। किसानों के न्याय की बात करने वाले शिवराज की पुलिस एक गरीब किसान पर इस तरह से अत्याचार कैसे कर सकती है? क्या ये है शिवराज सरकार में इंसाफ का तरीका? क्या सुसाइड की कोशिश करने वालों से ऐसा बर्ताव करती है एमपी पुलिस? गुना से विकास दीक्षित के साथ भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रवीश पाल सिंह, आज तक। और अब बात विकास दुबे की, जिसके आतंक की कहानियों से एक के बाद एक पर्दा उठता जा रहा है। इस बीच मुठभेड़ की रात का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें शहीद थानाध्यक्ष के गोली लगने की तस्वीरें सामने आ गई। कैसे उस रात विकास दुबे के गुर्गों ने खूनी खेल खेला, कितना बड़ा हमला किया गया, यह कहानी उस रात के एक वीडियो से साफ समझी जा सकती है।
ये बिकरू गांव में हुए हत्याकांड की रात की तस्वीरें हैं। वीडियो इतना भयावह है कि हम आपको साफ दिखा नहीं सकते। पलंग पर जो शख्स लेटा है वो शिवराजपुर के शहीद थानाध्यक्ष महेश यादव का है, जिनके दोनों पांव गोली लगने से खून से लथपथ है। वहीं गोली लगने की वजह से छाती से भी खून निकल रहा है। ये वीडियो मुठभेड़ के ठीक बाद का है, जब विकास दुबे के गुर्गे पुलिस वालों की हत्या कर मौका वारदात से फरार हो गए थे। अब आपको उन गद्दारों की तस्वीर भी दिखाते हैं, जिनकी वजह से 8 पुलिस वालों को शहादत देनी पड़ी। यह हंसी ठिठोली और बातचीत का अंदाज बताता है कि चौबेपुर थाना विकास के कितने करीब था। आशीर्वाद दे रहा यह शख्स चौबेपुर थाने का दारोगा के शर्मा है और तस्वीरें विकास दुबे के गुर्गे अमर दुबे की शादी की है। अमर दुबे की शादी 29 जून को हुई थी, यानी वारदात से 3 दिन पहले। शादी की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें के शर्मा की विकास दुबे से करीबियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमर दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है, वहीं के शर्मा थाने के एसओ के साथ निलंबित है। लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि अपराधी और पुलिस का गठजोड़ कितना मजबूत था। जिन पुलिस वालों पर एनकाउंटर की जानकारी विकास दुबे पर पहुंचाने का आरोप लग रहा है, ऐसी तस्वीरें आने के बाद आरोपों में दम लग रहा है। इस शादी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुल्हन विकास दुबे को मामा कह रही है और साथ में फोटो खिंचवाने की जिद कर रही है। विकास दुबे की मौत के साथ आतंक का एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे सिस्टम पर वो कई सवाल छोड़ के गया है। खाकी और खादी अपराधी की साठगांठ की कहानी, जिससे एक एक कर पर्दा उठ रहा है और कई सफेद पोशों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। कानपुर से कुमार अभिषेक के साथ रंजय सिंह, आज तक। राजस्थान की सियासी महाभारत अदालत तक पहुंच गई है। पायलट खेमे ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका देकर स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते पायलट खेमे को दोबारा याचिका लगानी पड़ी, जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ को रेफर कर दिया गया। नोटिस के मुताबिक पायलट खेमे के विधायकों को कल विधानसभा में पेश होकर जवाब देना है। पायलट समेत 18 विधायकों को कल ही विधानसभा में पेश होना है। स्पीकर ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और माना जा रहा है कि उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। लिहाजा बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई तो होनी थी और इसी के लिए पायलट खेमा राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। जयपुर बेंच में दोपहर करीब 3 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें पायलट खेमे में नोटिस की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है, इसलिए रद्द किया जाए और असंवैधानिक घोषित किया जाए। सीएलपी की बैठक में विधायक हाजिर नहीं रहे, इसका मतलब ये निकलता है कि वो पार्टी की सदस्यता छोड़ना चाहते हैं, इसलिए स्पीकर को नोटिस भेजने का अधिकार है। हमें अपनी याचिका में सुधार करना है। ये संवैधानिक मामला है, इसलिए याचिका खंडपीठ के सामने दायर करनी चाहिए। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कोई जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है कि कोई आप रेजिग्नेशन फॉर्मल दो। अगर आपका कंडक्ट इस तरह का है, उससे माना जाना चाहिए कि आपने पार्टी को वॉलंटरली छोड़ दिया है। और अगर ऐसा करते हैं तो जो स्पीकर महोदय हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उनके पास पूरी संविधान की पावर है कि वो ऐसे विधायक को निष्कासित करें, डिस्क्वालीफाई करें। पायलट खेमे के वकीलों की अपील पर कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया। नए सिरे से याचिका देने के बाद शाम करीब 5 बजे दोबारा सुनवाई हुई और गहलोत खेमे के वकीलों के विरोध के बावजूद कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और इसे खंडपीठ के लिए रेफर कर दिया। अगर अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि भाई मेरा जो विप है वो गलत है, मैं अपनी गलती मान लूंगा। वो कहते हैं नहीं तुम्हारा विप सही है, तो जो फैसला अध्यक्ष जी करेंगे वो लागू। जोशी जी, कल तो 1 बजे तक का टाइम है कि वो सचिन पायलट का जो गुट है उनको नोटिस जो जारी किया उनको जवाब देने का, तो पर फैसला कब तक आ सकता है? ये अध्यक्ष महोदय तक। मामला कानूनी दांवपेचों तक पहुंच गया है। सारी लड़ाई संख्या बल की ही है। सुलह के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में गहलोत खेमा पायलट समर्थकों की सदस्यता खत्म करवाकर सुरक्षित होना चाहता है। हालांकि इससे भी सरकार सुरक्षित रहेगी, इस पर संदेह है।
कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि इस तरह की नौबत आए, आपस में राइवली हो, और ये नौबत इसलिए आई कि पार्टी की मीटिंग होती है और पार्टी के ऊपर संकट खड़ा होता है तो व्हिप जारी होती है, और व्हिप का नोटिस देना ये हमारा कानूनी अधिकार है। इसलिए नोटिस दिया कि आप पार्टी की मीटिंग में नहीं आएंगे तो आप तो सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका मतलब। हाईकोर्ट की आज की कार्रवाई पायलट खेमे के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि अगर कोर्ट से विधानसभा की कार्रवाई पर स्टे नहीं मिला तो स्पीकर अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे, और ऐसे में पायलट खेमे को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के गोपालगंज में हाल ही में उद्घाटन हुआ एक पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। हालांकि पुल का ढांचा सही सलामत है, लेकिन इसको जोड़ने वाली सड़क का नामो निशान मिट गया। चुनाव के माहौल में यह पुल अब सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति का अखाड़ा बन गया। बिहार के गोपालगंज के सत्तार घाट पुल की हुई यह दुर्गति राजनीति का पारा बढ़ा गई है। 8 साल के इंतजार के बाद 264 करोड़ की लागत वाला पुल 29 दिनों पहले ही जनता को समर्पित हुआ था, लेकिन अब इसका हिस्सा बाढ़ को समर्पित हो गया। 8 साल लगे इस पुल को बनने में। पुल का जो और ये अप्रोच रोड जो है इस पुल का है, वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया। कल जो गंडक नदी के ऊपर ये नया पुल बना था, और आप यह देख सकते हैं किस तरीके से गंडक नदी में जो कल पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है, बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, उसके बाद कटाव बढ़ते गया और ये अप्रोच रोड का हिस्सा धीरे धीरे करते करते जो है आप देखिए पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है। मौका भी था, चुनावी दस्तूर भी। टूटे पुल के इस हिस्से को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश सरकार के कथित महाभ्रष्टाचार का नमूना बता दिया। 1 महीने में ये 70 घाट जो पुल है वो टूट गया है। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा है, बल्कि जो जल संसाधन विभाग का जो बांध जो बना था वो भी साथ में टूटा है। और ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। पुल के टूटे हिस्से पर तेजस्वी यादव की चढ़ाई से जब खबर मीडिया में चढ़ी तो बिहार सरकार की सफाई आई कि पुल नहीं गिरा, बल्कि सत्तार घाट मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर एक छोटे पुल का पहुंच पथ कट गया। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ये बताने भी आए कि बाढ़ भारी है, सड़क और पुल तो बहेंगे ही। सत्तार घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। और आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आप जानते हैं बिहार के अंदर जब पानी का प्रकोप बढ़ता है, जब नदियों में पानी फैलता है, बढ़ता है, तो हमारी कई सड़कों को बहा के ले जाता है। बिहार में हाल बदहाल है तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है तो विपक्ष नीतीश कुमार पर हमले का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। पटना से सुजीत झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उधर बिहार में नदी के कटाव से पुल का हिस्सा बह गया, तो इधर मुंबई के फोर्ट इलाके में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत का हिस्सा ढह गया। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का ऑपरेशन चल रहा है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 6 जेसीबी मशीनें बचाव के काम में जुटी हैं। इसके पहले आज ही मलाड इलाके में भी एक इमारत ढह गई थी, जबकि कल भी ऐसा ही हादसा हुआ था। मुंबई में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कमजोर हो चुकी इमारतें गिरने का खतरा बढ़ गया। और अब आपको जरा देश का कोरोना मीटर दिखा देते हैं, जहां पूरे देश में आंकड़े अब 10 लाख के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। और पिछले 24 घंटे में जो नए मरीजों का आंकड़ा सामने आया है वो डराने वाला है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त की देश में तस्वीर क्या है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस वक्त की तस्वीर ताजा दिखा रहे हैं। 32,000 से ज्यादा मामले और भारत में 9,68,000 से ऊपर केस अब हो चुके हैं कुल कोरोना के। हालांकि राहत की बात यह है कि 6,12,815 उसमें से ठीक हो चुके हैं। 24,915 देश भर में मौत का आंकड़ा कोरोना का है। राज्यों के बाद अगर बात करें तो दिल्ली में
1,16,993 मरीज हैं, 3,487 लोगों की मौत हुई है और 95,699 लोग अब तक दिल्ली में ठीक हो चुके हैं कोरोना से। महाराष्ट्र में 2,75,640 मरीज हैं, 1.5 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। 10,928 महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है। तमिलनाडु में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 2,176 लोगों की मौत कोरोना की वजह से तमिलनाडु में हुई। ये तो कोरोना मीटर के बाद अब जरा बिहार का हाल भी आपको बता देते हैं, जहां कोरोना के बढ़ने की वजह से 15 दिन का और लॉकडाउन बिहार की सरकार को कर देना पड़ा है। आंकड़े 20,000 के पार जा चुके हैं। पटना में राजभवन के सामने से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोरोना का जो संक्रमण है वो मानो लहर की तरह उठता है और बिहार अब इसके संक्रमण काल को इस रूप में देख रहा है। आंकड़ों पर हम सीधे तौर पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि अभी 20,000 का आंकड़ा पार करते हुए बिहार राज्य ये दिखाता है कि बाकी राज्यों की तुलना में वो कहीं पीछे है अभी इस मामले में। लेकिन अब जो कोरोना ने दस्तक दी है तो पौष इलाकों में भी दस्तक दे दी है। हम राजभवन के सामने खड़े हैं और यहां से भी मामले कोरोना संक्रमण के निकल कर आए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, यहां पर जो पुलिस महकमा है, जो मेडिकल कम्युनिटी है, हर जगह से अब कोरोना पॉजिटिव मामले एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं। और एक ही दिन के भीतर यानी 24 घंटों के दायरे में जो 1320 का आंकड़ा बढ़ा, उसने 20,000 के आंकड़े को पार कर दिया राज्य में। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना, आज तक। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, जिनकी मौत के सदमे से फैंस अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। हमारा नाम किस ने रखा? किसी मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया। ये मुस्कान, ये अदा और ये अंदाज जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। सुशांत की सुसाइड का दर्द और गुस्सा अभी फैंस को सोने नहीं दे रहा। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई, कौन उसकी मौत के जिम्मेदार थे। पुलिस सुशांत के सुसाइड को लेकर कई पहलुओं की जांच कर चुकी है। तमाम सेलिब्रिटी और सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस इस मामले में अब तक 36 लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। वहीं आज बांद्रा पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर का भी बयान दर्ज किया है। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अमित शाह को ट्वीट करके मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूँ। उसकी अचानक हुई मौत को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय की तलाश में मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं कि आप इस मामले में सीबीआई जांच शुरू करवाएं। मैं बस ये समझना चाहती हूं कि वो कौन सा दबाव था जिसने सुशांत को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस बीच फैंस का गुस्सा रिया पर भी निकल रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि रिया को यौन शोषण और मर्डर की धमकी तक मिल रही है, जिसका स्क्रीनशॉट रिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वहीं इस तरह के धमकियों पर रिया ने चुप्पी तोड़ी है। मैं शांत रही। मुझे कातिल कहा गया, मैं शांत रही। मुझे बेशर्म औरत कहा गया, मैं शांत रही। लेकिन मेरी चुप्पी ने आपको ये कहने का अधिकार कैसे दे दिया कि अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो आप मेरा यौन शोषण और मर्डर करवा देंगी? रिया ने अपना ये स्क्रीनशॉट साइबर क्राइम टीम को टैग किया और एक्शन लेने की मांग की। मुंबई से प्रिया हिंगोरानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात गुजरात की, जहां सुबह सौराष्ट्र में आए भूकंप के झटके के बाद जूनागढ़ में एक बोरवेल में अचानक करीब 50 फीट ऊंचा फव्वारा फूटने लगा। हालांकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भूकंप की वजह से इतना ऊंचा फव्वारा उठने लगा है, लेकिन फिलहाल इसका कोई वैज्ञानिक आधार सामने नहीं आया है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी। अब से थोड़ी देर के बाद रात 7:45 बजे के आसपास सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनवाई करेगी। अब से थोड़ी देर पहले ही याचिका मंजूर हुई थी और अब खबर यह आ रही है कि शाम 7:45 पर पायलट की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होगी। कल विधानसभा में पेश होने का नोटिस पायलट और उनके समर्थक विधायकों को दिया गया है, जिसके खिलाफ पायलट और उनके समर्थक अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे हैं। तो अब सचिन पायलट और उनके समर्थकों की नजर अदालत पर होगी, क्या वहां से उन्हें राहत मिलती है। और इस खबर पर आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट बिहार में हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।